हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, ये आपका को ये प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन से कह रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आनुवांशिकी, या फिर कोशिका विज्ञान, या फिर साइटोजेनेटिक्स, या फिर उत्तक विज्ञान। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ना कोशिका विज्ञान कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन से कह रहा है कि एंड्रोजन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नरलिंग हार्मोन, या फिर स्त्रीलिंग हार्मोन, या फिर पांचक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पाराथायराइड हार्मोन। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं एंड्रोजन एक प्रकार का मेल हार्मोन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नरलिंग हार्मोन कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CO2 और H2, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है CO2 और ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ H2 और ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ CO2 H2 और ऊर्जा। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं श्वसन का जो अंतिम यानी कि जो प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 और ऊर्जा होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराएगी, कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ द्वार कोशिकाएं, या फिर सखी कोशिकाएं, या फिर चालनी कोशिकाएं, और ऑप्शन डी में आपका दिया मूलरम। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को जो कंट्रोल करता है ना, द्वार कोशिकाएं करता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन से रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो दोस्तों, मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है ना, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 नीले और 2 आलिंद करके जो है ना टोटल मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लसिका, या फिर प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है रक्त 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC, और आपका क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आप लोग को यहाँ पे जो है ना बताने की कौन ऐसा रुधिर का अवयव है, ब्लड का एक कौन सा ऐसा अवयव है जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। और दोस्तों, RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बता देते हैं। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया कोशिका विज्ञान, कोशिका को, या फिर श्वसन अंगों को, या फिर नेफ्रॉन को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रक्तचाप को। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है ना नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कर रहा है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया रंध्र के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण, या फिर स्टोमोटा के कारण, या फिर लवण के कारण। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं सभी पौधे जो है ना क्लोरोफिल के कारण यानी कि पर्णहरित के कारण क्या होते हैं, हरे होते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है।
तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपघटन, या फिर प्रकाश संश्लेषण, या फिर किण्वन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उत्सर्जन। तो दोस्तों दही के जमने में जो है ना किण्वन की प्रक्रिया होती है। और दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अग्नाशय, या फिर पीयूष ग्रंथि, या फिर अंडाशय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विवर्तन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते जो पीयूष ग्रंथि होता है ना, ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है। और दोस्तों पीयूष ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण आप सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसीलिए कि क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा क्या करा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Cu यानी कि कॉपर, या फिर Ag यानी कि अर्जेंटम, या फिर Al यानी कि एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया फेरम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, ऐसे में विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ होता है ना, कौन सा तत्व होता है, चांदी होता है। ठीक है, चांदी क्या होता है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो यहाँ पे जो है ना सोना भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे Ag। तो दोस्तों Ag क्या होता है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। और दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया Fe, या फिर Cu, या फिर Ni, या फिर Sb। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं Sb यानी कि जिसको हम लोग एंटीमनी कहेंगे, ये Sb एक प्रकार क्या होता है, उपधातु होता है। ठीक है, ये प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि उपधातु कौन है, तो यहाँ पे Sb यानी कि एंटीमनी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीतल है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु, या फिर अधातु, या फिर मिश्र धातु, या फिर उपधातु। तो दोस्तों पीतल एक प्रकार का कॉपर और जिंक का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयनिक यौगिक उसको कहेंगे मतलब आयनिक कंपाउंड उसको कहेंगे जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका CH, या फिर CO2, या फिर CaCl2, या फिर NH3। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है CaCl2, ये एक प्रकार का जो है ना आयनिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा, या फिर गोल्ड, या फिर जिंक, या फिर पोटासियम। तो दोस्तों आप लोग बता देते गोल्ड यानी कि सोना एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन से संपर्क नहीं करता है, यानी कि ये गोल्ड जो है ना कभी भी संक्षारित नहीं होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट और सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों यह फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराया कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन, या फिर सोडियम, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर कैल्शियम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कार्बन एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है। और दोस्तों ये कार्बन जो है ना कार्बन के ऊपर क्या क्या होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और आपका फ्लोरीन होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों सोडियम को जो है ना केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि निम्न में से कौन उपधातु है। ऑप्शन ए में आपका Zn, या फिर Ca, या फिर Ge, और ऑप्शन डी में आपका C। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं Ge एक प्रकार का क्या होता है, उपधातु होता है, जिसको हम लोग कहेंगे जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम एक प्रकार का क्या होता है, उपधातु होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अम्लीय वर्षा के पीएच का मान कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया 5.6, या फिर 5.6 से कम, या फिर 5.6 से अधिक, या फिर 7.0। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है ना 5.6 से कम होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हल्दी, या फिर मैथिल ऑरेंज, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया फेनोल्फेथिलीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी एक प्रकार का क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ SO2, या फिर NO2, या फिर P2O5, या फिर Na2O। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सोडियम डाइऑक्साइड एक प्रकार का जो है ना क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, यानी कि बेकिंग पाउडर एक प्रकार का किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बेकिंग पाउडर जो है ना जो मिश्रण होता है किसका होता है। तो दोस्तों देखिएगा बेकिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेकिंग पाउडर जो मिश्रण होता है ना NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से कंसंट्रेट होकर याद करते हुए आना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हो Na2CO3 10H2O, या फिर Na2CO3H2O, या फिर Na2 10H2O, और ऑप्शन डी में आपका दिया NaCO4 10H2O। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना Na2 10H2 होता है, Na2CO3 10H2। यहाँ पे धोने के सोडा का जो अणुसूत्र होता है ना 10 अणु जल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया Cl2 को, या फिर SO2, या फिर CO2, या फिर O2। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बताना है कि कौन ऐसा कौन क्वेश्चन से कि कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो दोस्तों CO2 जो है ना पानी को क्या करता है, दुधिया कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CaO, या फिर NaCl, या फिर NaOH, या फिर Na2CO3। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं NaCl एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। NaCl एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। ये जो है ना भस्म नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों NaOH एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। लेकिन NaCl एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया गंधक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों सिरका में जो है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रबल क्षार, या फिर प्रबल अम्ल, या फिर लवण, और ऑप्शन डी में आपका दिया क्षार। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में संयोग करता है और इनके फलस्वरूप जो नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे, जिसे हम लोग सोल्ट भी कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत धनात्मक, या फिर विद्युत ऋणात्मक, या फिर उदासीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों धातुओं की जो प्रकृति होती है ना क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका जो तांबा की, या फिर चांदी की, या फिर सोना की, या फिर जिंक की। तो दोस्तों लोहा एवं इस्पात को सुरक्षित जंग से सुरक्षित रखने के लिए इन पर जो है ना जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया व्यंजक चूर्ण को, या फिर जिप्सम को, या फिर चूना पत्थर को, और ऑप्शन डी में आपका दिया कच्चा चूना को। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे जो जिप्सम को जब गर्म करेंगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। और दोस्तों जिप्सम का जो देखिएगा जो आप लोग का यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र होता है ना CaSO4 H2 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 H2 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका एनोड के द्वारा, या फिर कैथोड पर, या फिर अपघटय, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को जो बनाया जाता है ना एनोड से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंगरोधी स्टील क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु, या फिर अधातु, या फिर मिश्र धातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जंगरोधी स्टील जिसमें जंग नहीं लगता है तो एक प्रकार का क्या होता है स्टेनलेस स्टील होता है, जिससे हम लोग मिश्र धातु भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मिश्र धातु में लगभग जो है ना 20% क्रोमियम भी मिलाया जाता है साथ में, इसमें आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Cl2, या फिर F, या फिर O2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ I। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है ना क्लोरीन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा फ्लोरीन होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या करा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा का, या फिर लोहा का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर मैग्नीशियम का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो क्रायोलाइट है ना यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम, या फिर जिंक, या फिर फेरम, और ऑप्शन डी में आपका दिया मैग्नीशियम। तो दोस्तों फेरम यानी कि लोहा जो होता है ना यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम को, या फिर सोडियम को, या फिर मैग्नीशियम को, या फिर कॉपर को। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो सोडियम होता है इसको हम लोग ये एक प्रकार का क्या होता है मेटल होता है, इसको जो है ना हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इनके अलावा दो और भी क्या होता है धातु जैसे कि पोटेशियम हो गया और आपका लिथियम हो गया, इसको भी जो है ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को भी जो है ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्रीज लगाकर, या फिर फेंट लगाकर, या फिर जिंक की परत चढ़ाकर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जो है ना इसमें हम लोग ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर और जिंक की परत चढ़ाकर जो है ना इसको हम लोग क्या कर सकते हैं संक्षारित होने से बचा सकते हैं, यानी कि ये सभी विधियों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन ए में आपका मीथेन, या फिर इथेन, या फिर प्रोपेन, और ऑप्शन डी में आपका ब्यूटेन। तो दोस्तों सबसे सरलतम जो हाइड्रोकार्बन होता है ना मीथेन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मीथेन का जो अणुसूत्र होता है ना CH4 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका मीथेन, इथेन या फिर प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो दोस्तों सबसे सरलतम जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, क्या होता है CH4 यानी कि मीथेन होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 39वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कि आयनिक यौगिक या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर हैलोजन। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अम्लराज। तो दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके जो है ना हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितना उपस्थिति है। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है ना 0.03% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होता है ना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 78% जो है ना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाया जाता है ना लगभग 21% ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में पाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना उनके चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए में आपको दे फैराडे ने या फिर ओस्टर ने या फिर एम्पेयर ने। और ऑप्शन डी में आपका दे बोर्ड ने। तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किया था ना ओस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो परिवर्तन करता है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका ठंडे तार में या फिर गर्म तार में या फिर भूयोजित तार में। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं स्विच जो है ना ये हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये गर्म तार का जो कलर होता है ना लाल कलर होता है। और दोस्तों उदासीन तार का जो कलर होता है ना काला रंग का होता है उदासीन तार। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका जनरेटर या फिर विद्युत मोटर या फिर जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों। और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन से ये कराए कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा का या फिर कार्बन का या फिर जस्ता का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो शुष्क सेल होता है ना इसमें जो ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है जस्ता का बना होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका इस्पात का या फिर पित्तल का या फिर नरम लोहा का। और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारी वाहनों में या फिर रेल इंजनों में या फिर विद्युत उत्पादन में। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं डीजल का जो उपयोग किया जाता है ना भारी वाहनों में भी रेल के इंजनों में भी और इनके साथ साथ विद्युत उत्पादनों में भी किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से सभी में। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका जो सूखा सेल का या फिर डैनेसियल का या फिर सौर सेल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खिलौने में जो है ना सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया 15 किलोमीटर प्रति आवर, या फिर 150 किलोमीटर प्रति आवर, या फिर 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, या फिर 1500 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम जो है ना 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों डेनमार्क को जो है ना पवनों का देश कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या करा है कि इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में आपका लकड़ी, या फिर गोबर गैस, या फिर नाभिक की ऊर्जा, या फिर कोयला। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है ना नाभिक की ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखे। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो था। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद यानी कि अभी आप बताइए कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आज का एस्टेब्लिश क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन ए में आपका कॉर्निया, या फिर रेटिना, या फिर पारी तारिका, या फिर पुतली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। साथ में भी बता देना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी अभी इसको तैयारी करके जो अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।